Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter dual nature of radiation and matter. और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हमारे पास में दो टॉपिक्स है यहां पर मेनली डिस्कस करने के लिए। पहला टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और उसके बाद में हमारे पास में दूसरा जो टॉपिक है वो है वेव नेचर ऑफ मैटर। सो जरा हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को काम करना है बहुत ही खूबसूरत सा। क्या काम करेंगे? हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग डालेंगे क्या? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यदि मैं बेसिक सी बात करूं तो यहां पर मैं आप लोगों को स्टडी करवा रहा हूं फोटोन के बारे में। ठीक है, आपको यहां पर फोटॉन्स के बारे में आप लोगों को यहां पर स्टडी करनी है कि भैया फोटोन आखिर होते क्या हैं। ठीक है, सो हम लोग यदि अपने स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों को बहुत सारी चीजें यहां पर सीखने को मिली थी। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम लोग देख चुके हैं, और वहां से हमें पता लग रहा था कि भाई जब लाइट आके गिर रही थी कोलिजन हो रहा था। किसका कोलिजन हो रहा था? जो लाइट आ रही थी उसका कोलिजन हो रहा था। आइंस्टाइन ने क्या किया था? प्लैंक्स के कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए कि भाई ये जो लाइट आती है वो छोटे 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 एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिन्हें क्वांटा कहते हैं, बाद में उन्हें नाम दिया गया फोटोन। तो यहां से एक सवाल यहां पर उठा था, वो सवाल ये है कि क्या जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है? मतलब देखो मेनली क्या है कि आप कहानी जानते हैं कि भाई सबसे पहले न्यूटन सर आए, तो न्यूटन सर ने लाइट को पार्टिकल ही माना था। उसके बेसिस पर उन्होंने बहुत सारे कुछ फिनोमिनाज भी एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद में हाइजन आए, उन्होंने वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करी। फिर प्लैंक्स आए, उन्होंने फिर पार्टिकल नेचर के बारे में बात करी। फिर मैक्सवेल आए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने इसके वेव नेचर के बारे में बात करी। तो ये कहानी ऐसी चलती रहेगी, और आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पीछे के साइड में दिया हुआ है, काफी डिटेल में दिया है। इफ यू हैव अ टाइम देन यू कैन रीड इट। तो उसमें और भी साइंटिस्ट के नाम आएंगे, और लास्ट में डी ब्रॉगली जी का नाम आएगा जो बोलेंगे कि वो ड्यूअल नेचर पे बात कर रहे थे। सो वही कहानी यहां पर रिपीट टेलीकास्ट जाए टाइप का ही है। अब यहां पर क्या है ना, कुछ फिनोमिनाज के बारे में हम लोगों को क्या बोलते हैं बात करनी रहती है। क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ द लाइट। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को मालूम होने चाहिए। हालांकि वो एग्जाम्पल्स वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो वेव नेचर वाले हैं। कौन कौन से आएंगे? इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ये सारे वेव फिनोमिना को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। जबकि जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पूरी तरह से वेव के लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। सो यहां पर कुछ कहानी फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ी कि एनर्जी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। तो यहां पर बोला गया कि भैया देखो जो लाइट आ रही है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्मेट में आ रही है, और वो जो हर पैकेट है, एवरी पैकेट दैट इज अ क्वांटा और अ फोटोन हैज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो हम लोगों ने आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? ओके, कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके अलावा एक इफेक्ट होता है कॉम्पटन इफेक्ट, दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो कि आपको यहां पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने की टेंशन नहीं है। लेकिन आपको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भैया कॉम्पटन इफेक्ट नाम की भी एक चीज है, क्योंकि वो नाम आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा कि कॉम्पटन इफेक्ट है जो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बात करता है। सो अब हम लोगों को थोड़ा सा फोटोन का एनालिसिस करना है। अब ये फोटोन आखिर है क्या? फोटोन आखिर है क्या? तो हम लोग बोलते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ लाइट है वही आपका फोटोन है। पार्टिकल ऑफ लाइट इज फोटोन। लाइट का जो पार्टिकल है वो है आपका फोटोन।
अब यहां पर फोटोन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को फोटोन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जान के लेनी है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री के अंदर में सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को तो एटम के बारे में पढ़ते हैं, एटम के बाद में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस में फिर प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर डिस्कवरी वगैरह नहीं पढ़नी है अपने को फिजिक्स में, बस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दूसरा पॉइंट जो यहां पर आता है, देखो ये पॉइंट रटे रटाए होने चाहिए, एकदम उंगलियों पे याद होनी चाहिए। क्लियर है? सो यहां पर है कहेंगे हम लोग कि फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। फोटोन जो होते हैं आपके वैक्यूम में हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं। पॉइंट है, एकदम सिंपल सी बात है, याद रखना है। और ये जो स्पीड है, इस स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं c से, मतलब c बराबर आपको लिखना है हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डेटा याद रहने वाला डेटा है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन सिंस मैं यहां पर फोटोन की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं उसी के हिसाब से बात करने वाला हूं। अब यहां पर यदि हम लोग आगे यदि थोड़ी थोड़ी सी बातें करें, सो वो ये है कि फोटोन को यदि मैं पार्टिकल मान रहा हूं तो पार्टिकल के मास के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन कहा गया है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का जो रेस्ट मास है वो क्या है? 0। मतलब जब फोटोन रेस्ट पर होता है तो उसका जो मास होता है वो 0 होता है। बेसिकली आप आगे चल के आपको कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला जरूर देखने को मिलेगा जहां पर हम लोग मास के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां पर लिखा जाएगा m = m0/(1 - v²/c²। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। सो वो एक काम की चीज है, फॉर्मूला मैंने बोल दिया है, m = m0/(1 - v²/c²। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि m0 if is the rest mass, m is the mass if the particle is moving with speed v and c is the speed। चाहिए तो मैं लिख देता हूं, भूले भटके कहीं अभी से ही लिखा देता हूं, नहीं तो बाद में कहीं काम आ जाए। 1 - का v²/c²। ये किसी भी पार्टिकल के लिए मास का फॉर्मूला होता है, जहां पर m0 जो है वो उसका रेस्ट मास होता है, v जो है वो स्पीड होती है, c स्पीड ऑफ लाइट है, और m उसका मास है जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो फोटोन का मास जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारी होती है उसके बेसिस पर डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग रेस्ट मास ऑफ फोटोन को क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। ठीक है, चलो और पॉइंट के बारे में मैं यहां पर चर्चा करता हूं, तो वो है कि एनर्जी ऑफ फोटोन ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कितनी होती है, E = h/ν, या फिर आप लिखते हैं hc/λ। ये डेटा ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है क्योंकि हम लोगों ने आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखी हुई है। क्या ये बात क्लियर है? अब हम लोग और आगे बात करेंगे, वो है फोटोन के मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में। तो मैं लिखूंगा मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो ये लिखा जाएगा, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो ये आएगा E/c। E/c, तो आप इसे लिख सकते हैं, E का मतलब है hν, तो hν/c। और आगे यदि मैं बात करूं तो न्यू को लिखा जा सकता है c/λ, तो आप लिखेंगे तो h/c × c/λ, तो आपको लिखना है P = h/λ। ये आगे चल के भी काम आएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन मैंने निकाला है कितना? P = h/λ। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू आपको याद है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और ये तो हो गया h की वैल्यू। लैम्बडा है आपके पास में वेवलेंथ, इसे आपको मीटर में लिखना है। तो यहां पर आपको फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट सिंपल सा सवाल बनेगा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यार क्या करें करके, बिल्कुल नहीं। P = h/λ, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये आगे चल के मैं फिर से बताऊंगा, जब डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस की मैं बात कर रहा हूं तब मैं आपको रिलेट करवाऊंगा इस चीज को। P = h/λ
लैम्बडा, ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। आगे आज के ही लेक्चर में वापस से आएगा जब मैं वेव नेचर ऑफ मैटर की बात कर रहा होऊंगा। ठीक है, क्लियर है। सो P बराबर h बाई लैम्बडा हो गया। वेवलेंथ आपको गिवन रहेगी, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड कर देना प्लैंक्स कांस्टेंट में, आपको मोमेंटम मिल जाएगा। मोमेंटम के लिए जो यूनिट होती है वो लिखी जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर आप यहां से लिख सकते हो जूल सेकेंड पर मीटर। ठीक है, जो यूनिट आपको अच्छी लगे वो लिख लेना, काम आएगी। मेनली तो यही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड वाली यूनिट ही हम लोग यूज करते हैं। किसकी यूनिट है ये यूनिट है भैया मोमेंटम की। किसकी यूनिट है ये? मोमेंटम की। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं अकेले तो नहीं सीखे जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना मैं अपने लिए सीख रहा हूं, नहीं, आप लोगों को सीखना है, मेरे साथ ही साथ में सीखना है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और कुछ यहां पर जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में यदि मैं बात करूं तो वो ये है, कितने नंबर का हो गया ये? 5 हो गया ना। पॉइंट नंबर 6, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब क्या होता है? फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का सिंपल सा मतलब यह है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जब मैंने वर्ड लिखा है तो इसका बेसिक मीनिंग यह है कि देयर इज नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है। किस पर? फोटोन पर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उसमें से कोई यदि फोटोन जा रहा है तो फोटोन अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, फोटोन अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। और यदि कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो भी फोटोन अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। मतलब कोई रीजन है कहीं तो भी, जैसे मान के चलो ये यहां पर फोटॉन्स हैं, ये ऐसा यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है मैंने, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे मान लो, देखो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया ऐसे, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया ऐसे, ठीक है। और अब यहां से आपके फोटोन महाराज आ रहे हैं तो ये सीधा निकल जाएगा बिना मुड़े। अब मेरी लाइन भले ही टेढ़ी हो गई है, लेकिन ध्यान यही बात रखनी है, लाइन मेरी टेढ़ी हुई है, आपको सीधी बनानी है। आपके पास घर पे स्केल होगी, स्केल से सीधी खींच लेना, बिना मुड़े जाएगा। क्या बोला? बिना मुड़े जाएगा। फोटोन डज नॉट डेविएट या फोटॉन्स डू नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी फील्ड में डेविएट नहीं होंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यदि बात समझ में आ रही है तो अगला पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, वो है 7वां पॉइंट जो है वो देखो ये है कि हम लोगों ने देखा था कि जो फोटोन को जब सरफेस पे डाला था, मतलब लाइट को सरफेस पे डाला था, लाइट क्या है आपकी? फोटोन ही है भैया, ठीक है। क्योंकि मैंने फोटोन की सबसे पहली लाइन लिखी थी क्या, कि लाइट का जो पार्टिकल होता है वो आपका फोटोन है। तो इसका मतलब जब लाइट किसी सरफेस पर गिर रही है, मेटल की सरफेस पर, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे पार्टिकल्स, लाइट के बहुत सारे पार्टिकल्स आकर उस पर गिर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ था? कोलिजन हुआ था, टक्कर हुई थी। और इस टक्कर के फलस्वरूप होगा ये कि जितने हमारे क्या बोलते हैं फोटोन आकर गिरे थे, तो कुछ नए फोटोन क्रिएट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट ओवरऑल कहानी ये होती है यहां पर कि आपकी एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। मोमेंटम इज कंजर्व कहां पर? इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन। फोटोन पार्टिकल कोलिजन। जब कभी भी ऐसे सवाल आए आपको, कैसे सवाल आएंगे भैया, कोई फोटोन है वो किसी से जाके टकरा रहा है, तो वहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम फाइनल। मोमेंटम को हम लोग मास इनटू वेलोसिटी से भी डिफाइन करते हैं। तो कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जी फोटोन का रेस्ट मास 0 था। तो मैं एक बात बता दूं, रेस्ट मास 0 है, लेकिन वो चलता तो है, यस और नो। फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो उस समय उसका कुछ ना कुछ मास कंसीडर किया जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हम लोग इसको इस टर्म्स में नहीं लेके आते हैं, हम लोग इसको एनर्जी से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? एनर्जी से। सो मोमेंटम होता है फोटोन के पास में, और जब कभी भी फोटोन पार्टिकल कोलिजन की हम लोग बात करेंगे तो उस समय आपका एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है?
भेजे में रखनी है अपने। भेजा मतलब समझ में आता है ना, ये ऊपर की बिल्डिंग, अपनी बॉडी के अंदर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसे ही बोलते हैं भेजा। दिमाग, दिमाग आसान भाषा में। समझ में आया? श्योर हैं आप लोग? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अच्छा, इस ये ऊपर की मंजिल पे, ऊपर की मंजिल भरी हुई है कि खाली है? ऊपर की मंजिल भरी हुई है कि खाली है? यदि भरी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और खाली है तो इसको भरना चालू कर लो। किससे? नॉलेज से। चलो आगे की हम लोग बात करते हैं। अब देखो हमारे पास में होता क्या है कि मान के चलो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होता है कि इंटेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अच्छा, ऐसा है क्या ऐसा? चलो हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट की। वो ये है कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी जाती है तो उससे होता क्या है कि देखो, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, बेसिकली इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। मतलब देखो, जब इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज होती है तो उसका सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एक पर्टिकुलर एरिया को एक यूनिट टाइम के अंदर में क्रॉस कर रहे हैं, दैट अमाउंट इंक्रीजेस। मतलब मान चलो ये ऐसा एक एरिया मैंने कंसीडर कर लिया और मैं यहां से बहुत सारे फोटॉन्स को यहां से ऐसे भेज रहा हूं, तो यदि मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी है तो इस एरिया में से जाने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में पहले 100 जा रहे थे तो अब 200 जाने लग जाएंगे। इस चीज पे फर्क पड़ेगा। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन द फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंक्रीजेज। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंक्रीजेज। ये है आपका 10वां पॉइंट। क्लियर है? अब देखो 10वां कैसे हो गया? 7वें के बाद में तो 8वां था ना, मैंने सीधा 10वां लिख दिया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, 7वें के बाद में 8वां लिखना चाहिए था, मैंने 10वां लिख दिया। क्या लिखा था? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इट इंप्लाइज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑल्सो इंक्रीजेज। इसके बाद में लास्ट पॉइंट और है, वो ये है कि अब फिर से 8वां लिख दिया। 9वां पॉइंट है ये। वो ये कहता है कि भले ही आपका पार्टिकल फोटोन कोलिजन में आपका एनर्जी कंजर्व है, मैंने बोला यस। मोमेंटम कंजर्व है, मैंने बोला यस। बट नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व रहेंगे ये गारंटी नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन्स मे और मे नॉट बी कंजर्व, इस बात को ध्यान रखना है। मे और मे नॉट बी कंजर्व, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इस पे एमसीक्यू बना दिया जाए। इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन एन ऑप्शन दे देगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व, एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, नन ऑफ दीज, या ऐसे कुछ तो भी ऑप्शन। देखो मेरे इसमें तो 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, हालांकि वो कुछ और ऑप्शंस बनाएंगे उसी हिसाब से। देखो वो एग्जामिनर का काम है क्या सोचना है, आपका काम है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कहानी में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आर यू श्योर? मैंने बोला यस, और यदि मैंने यस बोल दिया है तो यहां पर यह आपकी पहली छोटी सी हेडिंग समाप्त होती है। अब हम लोग अपने दूसरी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, और वो दूसरी हेडिंग है वेव नेचर ऑफ मैटर। कौन सी वाली हेडिंग है? वेव नेचर ऑफ मैटर्स। ओके, अब भैया ये क्या बोलती है हम लोगों से? देखो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला कि जो लाइट है उसने ड्वेल नेचर दिखाया। मतलब लाइट को हम लोगों ने पार्टिकल नेचर के बारे में भी बात करी, और लाइट के हम लोगों ने वेव नेचर के बारे में भी बात करी। तो बहुत सारे जो इफेक्ट आए जिसमें हम लोगों ने, मैंने आपको बताया भी है, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन वगैरह हो गया, तो ये सारे वेव नेचर पे एक्सप्लेन किए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ये हम लोगों ने पार्टिकल नेचर पे एक्सप्लेन किया। तो सवाल ये उठा कि जो एक साइंटिस्ट आए हमारे पास में, इनका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? डी ब्रॉगली। तो उन्होंने कहा कि भैया जैसे हमारे पास में लाइट जो है
वो ड्वेल नेचर शो कर रही है, उसी प्रकार से उसी बेसिस पर इसका रिवर्स भी होना चाहिए। मतलब जो मैटर्स होते हैं हमारे पास में वो भी ड्वेल नेचर शो करने चाहिए। मतलब जैसे आपके पास में एक बॉल है, सो उन्होंने बोला कि इस बॉल की भी एक वेवलेंथ होनी चाहिए, लेकिन यदि मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूं तो इसको चलना पड़ेगा। यदि रुकी हुई जगह पे तो मैं क्या देख पाऊंगा, लेकिन यदि मैं इस बॉल को फेंकता हूं तो वास्तविकता देखो क्या है, एक्चुअल में हम लोगों को क्या दिखता है, तो हम लोगों को दिखता है जैसे मान चलो ये बॉल है, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, चलो मान चलो ये पेन है मेरे पास में, यार कुछ है क्या, और कुछ है भी नहीं फेंकने लायक। अब बॉल लेके तो मैं यार नहीं घूमूंगा ना। चलो मान चलो मैंने इसको फेंका, तो आप देखेंगे ये आया यहां से एंटर कर गया, गायब हो गया। मैंने बोला ये इधर से आ रहा है, यहां से आया, ऐसे ये जाके गया। तो आपको तो यही चीज दिख रही है, इसके साथ में एसोसिएटेड वेव भी है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे होते हुए ही आगे बढ़ रहा है। मतलब ये ऐसे 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 होते हुए आगे बढ़ रहा है, पर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि ये ऐसे ही जा रहा है। ये कहानी है इसके पीछे। बात समझ में आई? मतलब ऐसे लग रहा होगा ना आप लोगों को, ऐसा लग रहा होगा ना क्या बेवकूफों जैसी बात कर दी यार। क्लियरली मैं देख रहा हूं कि यार ये सीधा सीधा जा रहा है, और ये महाशय बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भैया ये ऐसे 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 जा रहा है। अरे कहां जा रहा है, ये तो सीधा गया ना यार। अच्छा, इसमें भी कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा, मैं बताऊं कैसे कि सर आप कर तो रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भैया मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यदि मैंने इसको फेंका होता, फेंक नहीं सकता, महंगा पेन है भैया, फेंक नहीं सकता। नहीं तो कई लोग सोचेंगे अच्छा सर फेंक के तो दिखाओ। अबे फेंकूंगा कैसे, यहां से फेंकूंगा, इधर जाके दीवार से टकराएगा और टकरा के लौट के आया और मुझे लग गया तो सेफ्टी फर्स्ट। ओके चलो आ जाओ मुद्दे पे लौट के आओ। मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे पास पेन है कि नहीं है तो उसे फेंको सीधा। क्या हो रहा है, आप कुछ नहीं देखोगे, आपको ऐसे लगेगा ये सीधा गया, आपको यही लगने वाला ये गया सीधा। बट उन्होंने बताया कि नहीं भैया वो सीधा नहीं जा रहा है, हमारी आंखें उसको पहचान नहीं पा रही हैं, हमारी आंखें कमजोर हैं। मतलब कहना वो चाह रहे हैं डी ब्रॉगली साहब जी, भैया तुम अंधे हो, तुम्हें नहीं दिखाई देता है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने, चैलेंज कर दिया आप लोगों को। तो आपके मन में आया भैया ठीक है, हम मान लिया कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पर तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? वो अब उनका आंसर आएगा, दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रखा है, दिखाई तो मुझे भी नहीं रहा है, बट मैं कुछ चीजें बताता हूं जो इसके बारे में ट्रू होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वेव नेचर को पार्टिकल नेचर से कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया? उन्होंने बोला कि किसी भी पार्टिकल का मैंने मान के चला भैया मास है, कोई तो भी वो जो बॉल थी ना आपके पास में उसका मास है m, वो चल रहा है स्पीड v से, तो उसका जो मोमेंटम लिखा जाएगा, मोमेंटम, ओके मोमेंटम में n आना चाहिए था, उसे लिखा जाएगा p बराबर m इंटू वी से। तो उसने बोला किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो यदि हमें पता है एक साइड से तो मैं उसकी वेवलेंथ बता सकता हूं। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि भैया किसी भी पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। और अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया, एक कांस्टेंट लेके आए, और उस समय बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट चल रहे थे, वही कांस्टेंट सब जगह यूज हो रहे थे, तो वो था h/p। और आप जानते हैं h का मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे मैं आगे चल के इसको ऐसे भी लिख दूं तो कोई परेशानी थोड़ी है, h/mv, h/mv। आर यू गेटिंग? कई लोगों मन में आता है ना आर यू रेडी, हो जाओ करके। रेडी आप लोग पहले से ही हो, अब तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ही। देखो इससे स्लो नहीं जा सकते यार, इससे स्लो क्या जाएंगे, इससे स्लो तो मेरे फिर ऐसे बोलना पड़ेगा, वेव नेचर ऑफ मैटर। ऐसे बोल के चलेगा क्या काम? ऐसे बोल के काम नहीं चलेगा। देखो मैं कितना भी फास्ट बोल लूं ना तो भी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मेरी स्पीड फिर भी काफी स्लो ही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, स्पीड पे आ जाओ, स्पीड को छोड़ो, हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं, इस पे सवाल बनेंगे।
मास देगा, वेलोसिटी देगा, प्लैंक कांस्टेंट आपको रटा रटाया याद होना चाहिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34। कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लैंक कांस्टेंट याद नहीं है अभी भी? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं? कोई है ऐसा जिसको प्लैंक कांस्टेंट याद नहीं? ईमानदारी से बोलो, देखो झूठ तो बोलना नहीं है। भले ही मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आपकी अंतरात्मा के अंदर से आवाज आनी चाहिए कि सर जी मुझे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। याद हो गई? अभी भी नहीं हुई है तो क्या करो, ऐसे ऐसे बाहें चढ़ा ली सब लोगों ने। अच्छा, जो राइट हैंडर हैं वो अपना राइट हाथ ऊपर करो, जो लेफ्ट हैंडर हैं वो लेफ्ट हैंडर अपना हाथ ऊपर करो। और इस हैंड को करना क्या है, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू दिस हैंड so that it can move with a speed v and it can transfer the momentum to your chick। समझ में आया क्या? कई लोगों को ये जोक समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा अपर लेवल का जोक था। हंस लो जिसको हंसना है, और जिन लोगों को समझ में आया है वो उनको समझ में आया होगा मैंने क्या एक्शन करने को बोला था। भैया मैंने बोला था झापड़ मार लो अपने आप के खुद से। सही बोल रहा हूं मैं? यही बोला था मैंने। कई लोग बोलेंगे सर आप तो बुरे हो, आप तो झापड़ मारने को बोल रहे हो खुद ही से खुद को। मैं आके नहीं मार सकता भैया, आपको ही लगानी पड़ेगी। गलती करी है तो सजा आपको खुद से लेनी पड़ेगी। यहां पर मैं थोड़ी आऊंगा बार बार सजा देने कि चलो बच्चों खड़े हो जाओ, किसने किसने आंसर नहीं दिए थे। नहीं होगा ऐसा, आपको खुद से अपना ध्यान रखना पड़ेगा। कई लोग बोले सर मारने पर पाबंदी, आपको सजा हो सकती है। भैया मैंने कहा मारा आप लोगों को, सजा होगी नहीं, गलती मैंने कुछ नहीं की है। चलो आ जाओ यार, को भटक गए हम लोग मुद्दे से। हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं। सवाल यह है कि हमारे पास में 120 ग्राम की एक बॉल है, और 120 ग्राम की ये जो बॉल है ये भाग रही है मान के चलो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो आपसे पूछा गया है इस बॉल के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट करो। सवाल है सिंपल, अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम इज मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड, देन फाइंड द वेवलेंथ। बिल्कुल सिमिलर टाइप का सवाल आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है। मास अलग होगा, स्पीड अलग होगी, क्योंकि याद तो मुझे भी नहीं, मैं भी भूल गया डेटा क्या था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, उससे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। मैं एक काम करता हूं, एक सेकंड रुक जाइए। बॉल का मास मैं चेंज करने वाला हूं। बॉल का मास ले रहा हूं मैं 66 ग्राम। अब कई लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लिया है। चलो फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ, ये खुद से सॉल्व करना है। बोलो फटाफट। लैम्बडा बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 10⁻³ इंटू 100। तो देखो आहा एक पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 3 66 से 66, तो लैम्बडा बराबर आ गया 10⁻34 मीटर। लैम्बडा बराबर आ गया 10⁻34 मीटर। और ये जो डेटा है बेटा ये है बहुत ही छोटा सा डेटा बहुत है छोटा। ये जो वेवलेंथ आई है मेरे पास में 10⁻34 मीटर, ये मेजरेबल नहीं है अभी तक के लिए। हमारे पास में जो चीजें हैं उनके लिए मेजरेबल नहीं है। हम लोग जो है वो एंगस्ट्रॉम वगैरह तक मेजर कर लेते हैं, 10⁻10 मीटर तक मेजर करते हैं, लेकिन ये टाइप की मेजर नहीं कर पाते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं ये वेवलेंथ बहुत ही छोटी है। और यहां पर एक बात निकल के आती है, वो ये है कि जितना मास ज्यादा होगा उतनी ही वेवलेंथ छोटी होगी। जितना मास ज्यादा होगा उतनी ही वेवलेंथ छोटी होगी। चलो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही बैठे बैठे खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो वेवलेंथ निकालना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। कई लोगों के मन में आया था ना शुरू करो अंताक्षरी। सही बोलो सही बोलो सही बोलो। पढ़ाई में ध्यान नहीं है, हमसे अंताक्षरी करवाएंगे। अंताक्षरी करवा लो सर, अभी हम लोग जीत जाएंगे। अंताक्षरी नहीं करनी है। क्या निकालना है, मैंने क्या निकालने को बोला तुम लोगों को, याद करो। कई लोगों को तो याद ही नहीं है सवाल क्या पूछा था। मैंने बोला था अब देखो अब क्या करेंगे, कई लोग स्क्रीन को पॉज करेंगे, पीछे जाएंगे और फिर सुनेंगे अच्छा सर ने ये निकालने को बोला था। मैंने निकालने को बोला था वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। मैं यहां पर एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। देखो मैं पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मैंने बोला कि भैया कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन। यदि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया तो मैंने बोला इसका जो चार्ज है वो है मेरे पास में E, इसका जो मास है वो मैंने बोला है M,
मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सेलरेट किया है, इट इज एक्सेलरेटेड बाय वन नहीं, वन क्यों ले रहा हूं मैं, वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो फटाफट से कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, मैंने लिखा के बराबर आएगी ई इंटू वी। ये आप सीख चुके स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम पे, बिल्कुल वैसा की वैसा ही चल रहा है। अच्छा, अब इसका मास है m, इसका मास है मैंने बोला m, ठीक है। तो हम लोगों को ना एक फॉर्मूला बनाना है, तो जरा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैकेनिक्स साइड में एंट्री करते हैं, और ये रफ वर्क है मेरा, वो है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम होता है P बराबर m इंटू वी, क्योंकि हम लोगों को मोमेंटम सीखा है, अभी उसी से रिलेट करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखो मैंने एक सिंपल सा काम किया, वो ये किया कि m से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m हो गया क्या। अब यहां से देखो mv का मतलब है P, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं P स्क्वायर अपॉन 2m, या P बराबर लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ 2mk। ये रफ वर्क है मेरा। अरे भैया समझ में आया है नहीं आया, मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना आया अंडर द रूट ऑफ 2mk। के इज द काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि आपने कितने वोल्ट से इसको एक्सेलरेट किया है, तो मैंने बोला v वोल्ट से, तो मैं लिख सकता हूं कि मोमेंटम आएगा अंडर द रूट ऑफ 2mev। क्या मैंने सही लिखा है, देखो k की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, ये k था, k की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया e इंटू वी से, तो मेरे पास में आंसर आया p बराबर अंडर द रूट ऑफ 2mev। तो अब मुझे फटाफट से वेवलेंथ निकाल के बता दो। सो मैं जानता हूं कि लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू h अपॉन p ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप अबे लिखेंगे h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2me इंटू वी। वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज। फटाफट से कर दो पुट वैल्यू इनकी, तो आप पाएंगे कि लैम्डा ई बराबर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फटाफट से बोल दीजिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। E is the charge of electron and which is given as 1.6 into a 10 to the power minus 19, और into आएगा बड़ा सा V, V stands for voltage। यहां तक कितने लोगों का आ चुका है। अब इसके आगे है आपकी कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन आप कैसे करते हो ये आप पर निर्भर करता है। मैं इस पूरी कैलकुलेशन को शॉर्ट में लिख दूंगा 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ वी। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ गई। मतलब ये है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको क्लियरली आपको सवालों में देगा कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को 5 मीटर पर सेकेंड सॉरी मैंने एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से या 9 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है। सवाल सुन लो। अच्छा एक पॉइंट और लिखना भूल गया यार, ये बॉक्स तो बना दिया मैंने, सॉरी यार मेरी साइड से गलती हो गई। एंगस्ट्रॉम है ये, क्या है एंगस्ट्रॉम में है डेटा, बहुत जरूरी है, नहीं तो है ना गड़बड़ी कर बैठोगे, मीटर लिख दोगे गलती से। हाँ तो अब सुनो क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को 9 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, तो बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो आपका आंसर आएगा, सवाल सुन लो मैं लिख देता हूं भैया। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, हिंदी मीडियम भी साथ में लिखो, एक इलेक्ट्रॉन को 9 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है, त्वरित किया गया है। फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ओहो कितू आसान सा सवाल है। अब देखो इस सवाल को या तो आप ऐसे करो, देखो एक सवाल में ध्यान रखना, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब ये सबके लिए लगेगा, ये मुझे याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैं इस डेटा को भूल जाऊं। रोज सर दीवार पे पटको, फॉर्मूले याद रखने हैं। ऐसे था कैसे, दीवार सामने होती है, जाके
टिंग टिंग, बराबर है। डेटा याद होना चाहिए। एक बात सुनो, कॉमन सेंस वाली मैं बात बताता हूं आप लोगों को। आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे, यहां से वैल्यू निकालने में पसीने निकल जाएंगे, बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो सीधा सीधा कर सकते हो ना, डेटा यदि याद है तो चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप लिखोगे लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ 9, मतलब 12.27 डिवाइडेड बाई 3, मतलब लैम्बडा ई बराबर आएगा 4.027 एंगस्ट्रॉम, 4.09 एंगस्ट्रॉम या 40.9 नैनोमीटर। वो कन्वर्जन आप लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सीखेंगे। क्लियर है? चलो समझ में आया गया। 4.09 एंगस्ट्रॉम इतना तो आया आप लोगों का। और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, चलो ये भी बता देता हूं, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। और जब कभी भी आपको, जैसे आपके पास में दिया है 10.56 एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब आएगा 105.6 नैनोमीटर। पॉइंट सरकाना सीख लो, कैसे सरका रहे हैं, पॉइंट सरकाना सीख लो। इधर सरका देना है पॉइंट को, बस कहानी इतनी सी ही है। चलो हम लोग अभी बात करते हैं। चलो ये काम हो गया इलेक्ट्रॉन का। चलो फटाफट से निकाल दो प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला, खुद से डिराइव करके दिखाओ। तो हम लोग जानते हैं लैम्बडा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी। ये क्यू कहां से आ गया अचानक से? तो मैं आपको बता दूं, देखो मैंने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था, इसमें इलेक्ट्रॉन था तो मैं यहां पे ई लिख रहा था, ठीक है, वी पोटेंशियल था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से लगा लेते हैं। तो लैम्बडा फॉर एनी पार्टिकल, या एनी पार्टिकल की जगह लिखता हूं मैं क्यू चार्ज के लिए h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2m qv, वेयर m इज द मास ऑफ द चार्ज, q इज द चार्ज ऑफ द चार्ज एंड v इज द पोटेंशियल। सवाल है आपका किसके लिए करना है? प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए आप लिखोगे लैम्बडा p बराबर h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, v तो रहने वाला है, v तो फॉर्मूले में डिराइव आएगा। चलो फटाफट से मास ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन आता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन आता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही बराबर। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही इसका भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और इसका चार्ज है वही है, बस क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। और वैल्यू को पुट कर दो, और लैम्बडा पी बराबर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम इंटू वी। और इस पूरी कहानी को सॉल्व करने के बाद अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि ये काम आप लोगों को खुद से ही करना है, और खुद से कर लोगे तो ये आंसर आएगा 0.286 अपॉन अंडर द रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। जैसे मैंने आपको डेटा लिखवा दिया है वो आपको याद होना चाहिए। किसी कहीं कहीं पे आप 0.287 भी देख सकते हो, या 0.286 देखोगे मोस्टली, तो हो सकता है कहीं पे 0.285 लिखा हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या है ना, सबने अंदाजे से कैलकुलेशन करके रखी होती है, तो वो 0.285, 6, 7, तो मैं बीच का 6 कंसीडर करता हूं हमेशा, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई? क्या सब लोगों ने ये वाला कर लिया? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों का ये आंसर आया था? अच्छा मैं आपको बता दूं, आपका जो आंसर आएगा इंटू 10 टू द पावर -10 रहेगा, जिसे मैंने एंगस्ट्रॉम में लिख लिया है पहले से ही। 0.286 इंटू 10 टू द पावर -10 आंसर आएगा आपका, जिसे मैंने अंडर रूट के 10 टू द पावर -10 को हटा के एंगस्ट्रॉम में डाल लिया है। क्या ये बात क्लियर हुई है? अरे हुई कि नहीं हुई? हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। किधर आगे चलते हैं? मेरे आगे तो स्क्रीन है ये, मैं तो टकरा के गिर जाऊंगा। आप लोगों के आगे क्या है? आप लोगों के आगे मोबाइल की स्क्रीन है। तो चलो कोई बात नहीं। चलो अब इसके बाद में कौन सा है स्टैंडर्ड सवाल है। देखो अब एक बात बताओ, अब मैं यदि आपसे न्यूमेरिकल पूछता हूं कि भैया मैंने एक प्रोटॉन को, यदि मैंने आपसे सवाल पूछा एक प्रोटॉन को मैंने 50 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो आप आंसर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते?
आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यस और नो, सीधा सीधा आंसर आपके पास में आ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग? जितना मास ज्यादा बड़ा होता है, देखो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि भैया जितना बड़ा मास होगा उतना ही वेवलेंथ क्या आएगी, छोटी आएगी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से हैवी कौन है, भारी कौन है? तो भारी है प्रोटॉन, इसके लिए इसकी वेवलेंथ आई है छोटी। पहले वाले में कितनी आई थी 12.27, इस वाले में आई है अंडर 0.286। और अगला जो सवाल है वो है आपके लिए, एक्चुअली तो मैं ये होमवर्क सब दे के छोड़ सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं यार होमवर्क नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होगा ना, सब लोगों के आंसर अलग अलग आ जाएंगे। लिटरली सेइंग सब लोगों के आंसर अलग अलग आएंगे, और सब लोगों के आंसर अलग अलग आएंगे तो रायता फैल जाएगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि भैया मैं ही निकाल के दे देता हूं, 10 मिनट जाएंगे, 15 मिनट जाएंगे, ठीक है ना, जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब एक बात सुन लो, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर मैंने न्यूमेरिकल कराने वाले थे, सर तो न्यूमेरिकल नहीं करवाए। अरे ये भी तो न्यूमेरिकल जैसे ही चल रहा है ना, फॉर्मूला मैंने डिराइव करा दिया। ठीक है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है और सवाल करना है। सवाल तो हम लोग बहुत करेंगे इस चैप्टर में, घबराने की जरूरत नहीं, इतने सवाल करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सवाल करेंगे हम लोग, लेकिन अभी पहले इसको देख लेते हैं, और वो ये है क्या करने वाले था, क्या कराना था मैं, अरे हाँ, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ। सो लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल आएगा h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा इंटू v। अब एक बात सुन लो, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? तो अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, एक्चुअली इसको इधर लिखना चाहिए, और +2 डबली चार्ज हीलियम आयन को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसका जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और जो इसका चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का वो 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो भी आप लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप लिख सकते हैं। तो उतना चार्ज इसका होता है, इतना मास होता है। अब जिस स्टूडेंट को, जिस विद्यार्थी को ये चीजें याद हैं, उसने इसको पुट करके सॉल्व कर लिया होगा। मैं जानता हूं, ईमानदारी से मैं बताऊं, यदि 100 स्टूडेंट्स हैं अभी देख रहे हैं, तो 100 में से ना 90 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ना ये खुद से सॉल्व नहीं किया होगा और आगे बढ़ गए होंगे इसको यहां पर स्क्रीन, क्या बोलते, स्क्रीन को नहीं, वीडियो को आगे बढ़ा के सीधा जहां पर फाइनल आंसर आया है वो सीधा उन्होंने वही देखा होगा। 100 में से 90, 10 स्टूडेंट जरूर ऐसे रहे होंगे जिन्होंने स्क्रीन को ही पॉज कर लिया होगा और बोला होगा कि चलो मैं खुद से निकाल के देखता हूं, तो उससे मेरी प्रैक्टिस होगी। यस माय डियर स्टूडेंट, आई एम सेइंग इन अ राइट वे, और यही राइट अप्रोच भी है। आपको स्क्रीन पॉज कर लेनी चाहिए और स्क्रीन को पॉज करके खुद से डेटा निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा। और स्क्वायर रूट निकालना मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूं, स्क्वायर रूट निकालना मैं सिखाता हूं, हर साल सिखाता हूं, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी, आपको जो अच्छी लगे उससे करना, क्या दिक्कत है। चलो हम लोग बात करते हैं लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ अल्फा को मैंने क्या बोला था, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो आपने लिखा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू चार्ज कितना था अल्फा का 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, और लास्ट में आपको लिखना है v। तो मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूं, लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू 0.101 अपॉन अंडर द रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। ये है आपका लैम्बडा फॉर अल्फा पार्टिकल। अब एक बात बताओ, इसमें मैं क्या सवाल करवाऊं यार, v दूंगा बस मैं इसमें, और क्या दूंगा। हाँ, लेकिन अब मैं आपको सवालों का एक अलग पैटर्न जरूर सिखा देता हूं। उसमें यह होगा कि यदि मैंने स्पीड दे दी, तो मतलब मैंने मान के लो किसी पार्टिकल की स्पीड दे दी, जैसे अल्फा पार्टिकल है, मैंने बोला एक अल्फा पार्टिकल है वो 100 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो वेवलेंथ कैसे निकालूंगा। तो कुछ नहीं है, बेमतलब मत सोचते बैठना। अच्छा कई लोग, मैं बता दूं आपको, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, क्या करेंगे, v की जगह रखेंगे 100 से रूट आया 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.0101 एंगस्ट्रॉम आंसर निकालना। अरे भैया ये पोटेंशियल है, अरे ये है पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों कंफ्यूज हुए जा रहे हो। मैंने यहां पे आपको दी है स्पीड,
तो अल्फा पार्टिकल दे दिया, तो लैम्बडा बराबर तो आपको h अपॉन पी होता है जो h अपॉन एम वी होता है। तो लैम्बडा बराबर आप लिखोगे 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 अपॉन मास आएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 27 इंटू स्पीड दी है मैंने 100। बस खत्म करो कहानी को, 4 16 चौका 64 मार दो, खत्म करो कहानी को। देखो 0 0 कैंसिल करोगे तो 25 बचेगा, 25 में से 25 25 में 34 में से गए 25 तो 10 पावर माइनस 9, तो लैम्बडा बराबर आएगा 10 एंगस्ट्रॉम। खत्म। देखो आंसर में कितना परिवर्तन आ गया। ये भी एक तरह का सवाल है। अब मैंने यहां पर ये अल्फा पार्टिकल के लिए निकाला है, यस और नो। मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकालता तो भी ऐसे निकालना भैया। अच्छा मेरे को निकालना होता मान प्रोटॉन के लिए तो भी ऐसे निकलता था। बस वैल्यूज कोई ध्यान रखना, बस वैल्यू गलत मत कर देना। अच्छा मैं तो एक बात मैं खुद देख लूं, जोश जोश में मैंने तो कोई गलत वैल्यू पुट नहीं कर दी, नहीं तो बाद में बच्चे बोलेंगे सर आपने तो गलती कर दी, हम लोगों को इतनी देर से टोके जा रहे थे। चेक कर लेते, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स दिस, यस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27। प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होता है। यस बिल्कुल सही किया हुआ है। तो इस तरह से अपना आज का जो लेक्चर है उसमें समय सीमा समाप्त ऑलरेडी हो चुकी है। 45 मिनट से ऊपर मेरे को तो दिख रहा है 45 मिनट से ऊपर हम लोग पक्का जरूर निकल चुके होंगे, क्योंकि मैंने इतनी बकबक करी है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। स्लाइड्स को भी रिवाइज करूं क्या? कर लेता हूं, चलो क्या दिक्कत है, दिमाग में आता रहेगा ना पॉइंट, नहीं तो एक आधा रह जाएगा। ओके यहां से स्टार्ट किया था, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में मैंने बात करी थी। देखो रिवीजन जो पढ़ा है आज के लेक्चर में उसको 5 मिनट के अंदर में रिवाइज करना है। पार्टिकल ऑफ क्या यार, हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज के लेक्चर को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब हम लोगों को पढ़ना है फोटोन के बारे में। फोटोन क्या है? फोटोन लाइट का एक पार्टिकल है जो कि 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। वैसे हम लोग मास के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, वो हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। आप खड़े हो, रेस्ट में हो, 100 किलो का मास है आपका, तो वो रेस्ट मास है। अब यदि आप चल रहे हो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो आपका मास कितना है? तो ये इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। v की जगह 100 रख देना, c की जगह 3 इंटू 10 पावर 8 और m नॉट की जगह 100 रख देना, m का आंसर आ जाएगा। तो आप पाओगे कि 100 में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो होती है E बराबर एच न्यू या एस सी अपॉन लैम्बडा। मोमेंटम ऑफ फोटोन लिखा जाता है P बराबर का E बाई सी, और E इज द एनर्जी। यदि एनर्जी के फॉर्मेट में दे रखा है तो डायरेक्टली स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दीजिए। और यदि यहीं पे आगे चल के हम लोगों को यहां से एक मोमेंटम को वेवलेंथ के साथ में रिलेट किया गया, वो है P बराबर H बाई लैम्बडा। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होगा। फोटोन के लिए एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होती है। कब? जब हमारे पास में फोटोन और किसी पार्टिकल का कोलिजन करवाया जाता है। और पार्टिकल फोटोन कोलिजन के अंदर में नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कंजर्व रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। मतलब क्या है कि जब आपके फोटोन आके कहीं पे गिरेंगे तो हो सकता है कि सारे के सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए, या हो सकता है कुछ एब्जॉर्ब हो, या हो सकता है कुछ नए फोटोन्स क्रिएट हो, कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग नहीं बता सकते, वो पर्टिकुलरली देख के ही पता चलता है। उसके बाद में वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात की, जो किसने करवाई थी? डी ब्रॉगली। उन्होंने वेव लेंथ को, जो कि वेव का नेचर है, को मोमेंटम जो कि पार्टिकल का रिप्रेजेंट करता है। देखो मोमेंटम पार्टिकल के लिए लिखा जाता है, वेवलेंथ वेव के लिए लिखी जाती है। दोनों को आपस में इंटर रिलेट किया लैम्बडा बराबर h बाई पी से, जिसे आगे चल के हम लोगों ने h बाई एम वी रख दिया। मोमेंटम निकालने का तरीका, एक एम मास के पार्टिकल के लिए जो v स्पीड से जा रहा है, p बराबर एम वी होता है, यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे चलते एक एग्जाम्पल करवाया मैंने, 66 ग्राम की एक बॉल ली जो 100 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, वेवलेंथ निकलवाई, आंसर आया 10 टू पावर माइनस 34। मैंने बोला ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ही अलग होगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं है डेटा एग्जैक्टली क्या था, याद रखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, प्रॉपर याद नहीं रह पाता, भूल जाते हैं हम भी। तो 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर, आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ना है तो जाके देखोगे, उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा, उसमें भी आंसर 10 टू पावर माइनस 34 ही आ रहा है, बट डेटा थोड़ा सा अलग है, ये बात श्योर है। तो वो बोल रहे हैं कि भैया ये मेजरेबल नहीं है, हम लोग एंगस्ट्रॉम वगैरह में मेजर कर ले, चलो 10 टू पावर माइनस 15 तक भी मेजर कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं यहां पर कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो हम जैसे, तुम्हारे जैसे, बॉल जैसे जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम लोगों को दिखाई देते हैं, उनके लिए वेवलेंथ ज्यादा फर्क नहीं डालती है, तो उनको पार्टिकल नेचर ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि पार्टिकल नेचर यहां पर डोमिनेंट है, वेव नेचर डोमिनेंट नहीं है। जबकि लाइट के केस में वेव नेचर ज्यादा डोमिनेंट
होता है। और यहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है कि भैया मास इंक्रीज होता है किसी भी बॉडी का तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है। अब जितना बड़ा मास उतनी वेवलेंथ छोटी। बात समझ में आ रही है? सो देखो, जब 10 टू द पावर माइनस वाले जो किलोग्राम वाले जो पार्टिकल है उनके लिए वेवलेंथ सफिशिएंट होती है, लेकिन जो हम लोग प्लस में किलोग्राम में चल रहे हैं उनके लिए इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के लिए बात करी, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के लिए बात करी, और वहां से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला, वेवलोन निकाली। फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। यहां पर वी स्पीड नहीं है, यहां पर वी है पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है। फिर एक न्यूमेरिकल करवाया, फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा, फिर हम लोगों ने किसके लिए निकाला, प्रोटॉन के लिए निकाला। प्रोटॉन के लिए आंसर आया 0.286 अपॉन अंडर रूट वी, और लास्ट में हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल के लिए निकाला जिसका आंसर आया 0.101 अपॉन अंडर रूट वी। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत कहानी इतनी सी डिस्कस करिए, न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो ये आपको प्रैक्टिस का ही काम है, आपके पास में जो भी बुक है, बुकलेट है, जो भी है अवेलेबल, उसमें से सवालों को सॉल्व करना चालू कर दो, आप लोगों से सवाल बनने लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे थियोरेटिकल सवाल भी आपको मिलेंगे, तो थियोरेटिकल सवालों के लिए मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है, कौन सा सवाल न जाने कब कहां से आपके सामने रिप्रेजेंट होके आ सकता है। सो तैयार पूरी तरीके से रहना है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।